ओके ठीक है, चलिए। सभी लोग कमर सीधी करेंगे, आंखें बंद। एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, आप लोग बताइएगा हो रही है या नहीं। एज यू ऑल हैव लेस टाइम, आपके पास बहुत कम समय है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए और आई ट्राई कि मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी करा सकूं। एक सेकेंड रुकेंगे। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आप लोगों को? जी मैम। ओके ठीक है, तो हम कल तक पढ़े थे जितने भी डिसऑर्डर्स थे उसमें डायरिया तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कोलाइटिस, ठीक है। तो कोलाइटिस है क्या? कोलाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ योर कोलोन। तो कोलाइटिस का जो कोलोन मतलब होता है वो होता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जिनको नहीं पता हो वो याद रखेंगे, कोलोन को लार्ज इंटेस्टाइन भी बोला जाता है या लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन बोला जाता है। तो इसमें अगर स्वेलिंग हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं कोलाइटिस। सो कोलाइटिस इज इन इन्फ्लामेशन ऑफ योर कोलोन, also known as your large intestine. If you have colitis, you will feel discomfort and pain in your abdomen. अगर आपको कोलाइटिस है तो वही सेम पेन होगा आपका एब्डोमेन में। This discomfort may be mild and recurring over a long period of time. Means ये क्या हो सकता है, ये माइल्ड हो सकता है लेकिन लंबे समय तक चलेगा आपको। और सीवियर एंड अपीयरिंग सडनली, या फिर सीवियर होगा और तुरंत आपको सडन इसका पेन उठेगा। तो माइल्ड होके लंबे समय तक मीन्स 1 घंटे 2 घंटे 2-3 दिन तक बना रहेगा, मीन्स थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहेगा। और सीवियर होगा तो अचानक से सडन आपको पेन होगा, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप और कॉज हैं जिसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है कोलाइटिस में अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस मीन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ लाइफ लॉन्ग डिसीज। ये लंबे समय तक आपको चलती है। दैट कॉज इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन और ब्लीडिंग होती है। अल्सर विद इन द इनर लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अल्सर मतलब क्या होता है? छाले हो जाना, मीन्स छिल जाना। जो आपकी म्यूकस लाइन होती है उनमें छिलन आ जाती है, या फिर उसमें हम बोलते हैं उसकी लाइन जो होती है वो थिन हो जाती है, उसको हम बोलते हैं अल्सर। तो अल्सर इज अ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग डिसीज दैट कॉजेज इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लामेशन होता है पहला, और ब्लीडिंग होने लग जाता है। अल्सर विद इन द इनर लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इट जनरली बिगिन इन द रेक्टम, ये जनरली आपके रेक्टम से स्टार्ट होता है और फिर स्प्रेड होके आपके कोलोन तक जाता है, ठीक है। तो अल्सर आपके सबसे पहले आपको रेक्टम में महसूस होगा, आपको जलन महसूस होगी जब आप यूरिनेशन के लिए, सॉरी, जब आप स्टूल पास करने के लिए जाएंगे। देन आगे चलकर ये लार्ज इंटेस्टाइन तक जाएगा, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज द मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड टाइप ऑफ कोलाइटिस। It occurs when the immune system overreact to bacteria. Ulcerative colitis is the most common diagnosis type of colitis. Means ये बहुत common type है. It occurs when the immune system overreact. ये कब होता है? जब immune system आपका overreact करता है किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए और कुछ other substance के लिए in digestive tract. पर किस वजह से ये होता है इसके बारे में लोग नहीं जानते।
ठीक है, तो कुछ जो मेन कॉज है कोलाइटिस का अभी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। दूसरा होता है स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। स्यूडो मीन्स क्या होता है, जो चीज नहीं है फिर भी हमें लगती है, उसको हम बोलते हैं स्यूडो। ठीक है, स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस जिसको पीएस भी बोलते हैं, अकर्स फ्रॉम ओवर ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियम। ये किसकी वजह से होती है, जब बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसको हम सी डिफ कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था सी डिफ के बारे में, किसने पढ़ा है जल्दी बताइए। सी डिफ पढ़ा है ना, कौन सी डिसीज में। आवाज आ रही है मेरी। नहीं आ रहा मैम। याद नहीं आ रहा, कल ही पढ़े हो ना। डायरिया में मैंने आपको पढ़ाया था सी डिफ के बारे में, याद है। मैंने आपको बैक्टीरिया और पैरासाइट बताए थे जिसमें आपका सी डिफ है। ठीक है, क्लस्ट्रोडाइड डिफिसिल। ठीक है, ये बैक्टीरिया है आपका एक। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसी में कोलाइटिस में। कोलाइटिस में भी सी डिफ की ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से स्यूडोमोनास कोलाइटिस होता है। दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया नॉर्मली लिव्स इन द इंटेस्टाइन। जनरली ये बैक्टीरिया जो है आपके इंटेस्टाइन में रहते ही हैं, बट इट डजंट कॉज प्रॉब्लम बिकॉज इट्स बैलेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ गुड बैक्टीरिया। लेकिन गुड बैक्टीरिया के साथ ये होते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। ठीक है, लेकिन जब हमारे गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, इनका लेवल बढ़ जाता है, तब हम इसको स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कहते हैं। ठीक है, कुछ मेडिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था एंटीबायोटिक्स में डिस्ट्रॉय हेल्दी बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हेल्दी बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, और सी डिफ को अलाउ करता है उसके ऊपर टेक ओवर करने को। दिस अलाउ सी डिफ टू टेक ओवर रिलीजिंग टॉक्सिन्स दैट कॉज इन्फ्लामेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इस्चेमिक कोलाइटिस। इस्चेमिक मतलब होता है अचानक होने वाला। ठीक है, तो इस्चेमिक कोलाइटिस अकर्स व्हेन ब्लड फ्लो टू द कोलोन इज सडनली कट ऑफ और रिस्ट्रिक्टेड। जैसे ही ब्लड फ्लो आपके कोलोन में बंद होता है, वैसे ही इस्चेमिक कोलाइटिस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस्चेमिक कोलाइटिस जब आपका ब्लड फ्लो अचानक से कोलोन में कट ऑफ होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा। ब्लड क्लॉट कैन बी रीजन फॉर सडन ब्लॉकेज। ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है जिसकी वजह से ब्लॉकेज होता है। आप लोग को मैंने इसका बताया था, ब्लड की क्लॉटिंग को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, और बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट। एथेरोस्क्लेरोसिस को हम फैटी एसिड्स का डिपोजिशन भी बोलते हैं in the blood vessel that supplies the colon is usually the reason for returning IC, जिसकी वजह से आपको आईसी हो सकता है। तो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, जब आपके ब्लड वेसल में फैटी डिपॉजिट हो जाता है तब। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। ऐसा कोलाइटिस जिसको हमको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना पड़ता है, मीन्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब हम देख नहीं सकते इसका कारण। तो माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस अ मेडिकल कंडीशन दैट अ डॉक्टर कैन ओनली आइडेंटिफाई बाय लुकिंग एट अ टिश्यू सैंपल ऑफ कोलोन अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसे हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। अ डॉक्टर विल लुक फॉर साइन एंड इंफ्लेमेशन such as lymphocyte which are the kind of white blood cells। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन देखते हैं किसके वजह से, जब हमारा लिम्फोसाइट का लेवल बढ़ जाता है तब। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये इसके कुछ टाइप और कॉज थे, इसमें इतना ही पढ़ना है। कोलाइटिस में बस याद रखना इसके सिम्टम में आपको केवल पेन अकर होगा, बाकी कोई भी चीज आप सिम्टम्स के रूप में नहीं देखते। ठीक है, पेन ज्यादा होगा एब्डोमेन में, तो ये कोलाइटिस के टाइप है और इतना इसमें नहीं पूछेगा, बस टाइप पूछ सकता है तो पूछना होगा। इसके बाद आता है हमारा पाइल्स, जिसको हम ह्यूमरॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमरॉइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारी वेनस जो वेन्स होती हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो piles is another name for hemorrhoids. Hemorrhoids are swollen veins in the lower anus and rectum. जब जहां से आपका स्टूल पास होता है, मीन्स आपके एनस से, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है आपके वेन्स में। ठीक है, दिस स्वेलिंग कैन कॉज लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ अदर टिश्यू। इस स्वेलिंग की वजह से आसपास के जितने भी टिश्यूज होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। ठीक है,
अब जो ह्यूमरॉइड्स हैं, वैसे तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग, अगर ह्यूमरॉइड्स की बात करें, पाइल्स की बात करें जनरली, तो वो दो तरीके का होता है, एक तो मसा वाला, एक ब्लड वाला। जो ब्लड वाला है उसको हम ह्यूमरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल पाइल्स क्या होता है, जो रेक्टम के अंदर ही डेवलप होता है। इंटरनल पाइल्स अकर विद इन द रेक्टम एंड आर यूजुअली नॉट विजिबल ड्यूरिंग द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। ये देख नहीं सकते हम, लेकिन इसके थ्रू ब्लड ज्यादा मात्रा में एनस के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। हाउएवर इन सम केसेस एक्सटर्नल पाइल में ग्रो टू प्रोस्टिट्यूट आउटसाइड ऑफ द एनस। अब जिसको एक्सटर्नल होता है वो एनस के बाहर डेवलप होता है और उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। इसको जो एक्सटर्नल ह्यूमरॉइड्स है, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रोलैप्स्ड ह्यूमरॉइड्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है इंटरनल जो रेक्टम में होता है, दूसरा होता है एक्सटर्नल जो एनस के बाहर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। इंटरनल हाँ, पाइल्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो एक्सटर्नल में और इंटरनल में ब्लीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या चेंज डिफरेंस है? चेंज डिफरेंस ही नहीं, जो मोस्ट सीवियर अगर आप देखें तो सीवियर होता है आपका इंटरनल पाइल्स, क्योंकि रेक्टम चल के आगे आपको फिस्टुला के चांसेस बढ़ा देता है, इसलिए इंटरनल सीवियरिटी के मामले में ज्यादा होता है, बस सीवियरिटी के मामले में। बाकी एक्सटर्नल पाइल्स में क्या होता है, देखिए जैसे जैसे आप तीखा स्पाइसी या फिर स्ट्रेस ले रहे हैं, तो पाइल्स के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। स्ट्रेस की वजह से होता है, तीखा खाने की वजह से होता है, बहुत लंबे समय तक बैठने की वजह से होता है। तो जो एक्सटर्नल होता है उसमें जब ये सारी चीज होती है तो वो क्या करता है, थोड़ा एक इसके फुंसी की तरह होता है, मीन्स पाइल्स जो होता है बाहर, एनस के बाहर जो डेवलप होता है, वो फूट जाता है और ब्लड निकलता है, फिर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अंदर अगर है तो बार बार आपकी लाइनिंग को वो परेशान कर रहा है, मीन्स आपकी लाइनिंग्स पे बार बार जा रहा है, इसलिए इंटरनल पाइल्स में रेक्टम से आगे की ओर वो जा सकता है और फिस्टुला डेवलप कर सकता है, तो वो सीवियरिटी ज्यादा होती है उसमें, ठीक है। यस हेलो, मैम। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम में हम देखेंगे, इन मोस्ट केसेस द सिम्टम ऑफ पाइल्स आर नॉट सीरियस एंड रिजॉल्व ऑन देयर। किसी किसी केस में अगर आप देखें जब एक्सटर्नल पाइल्स हो, ठीक है, तो उस टाइम पे हम इसको क्योर कर सकते हैं। कैसे क्योर कर सकते हैं, या तो लोग लेजर के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, या तो फिर उस पाइल्स को हम अपने फूड के द्वारा या हमारे लाइफ स्टाइल के द्वारा ठीक कर सकते हैं, ठीक है। एन इंडिविजुअल विद इन पाइल्स में एक्सपीरियंस द फॉलोइंग सिम्टम्स, किसी किसी में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पेनफुल लम्प्स। पेनफुल लम्प्स होता है आपके अराउंड द एनस, मीन्स आपको एक लम्स मतलब होता है जनरली फुंसी फुंसी टाइप आपको लगेगा, दिखाई देगा, या उभार दिखाई देता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लम्स अराउंड द एनस। फिर ईचिंग एंड डिस्कम्फर्ट अराउंड द एनस, एनस के आसपास आपको ईचिंग महसूस होगी। फिर डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग एंड पासिंग स्टूल, आफ्टर पासिंग एंड ड्यूरिंग आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, और स्टूल के साथ ब्लड रिलीज होगा, मीन्स ब्लड आएगा आपको स्टूल के साथ। फिर पाइल्स कैन एस्केलेट इनटू मोर सीवियर कंडीशन, इसमें बहुत सारी सीवियर कंडीशन होती हैं, ठीक है। मोर सीवियर कंडीशन में कौन कौन सी होती है, एक्सेसिव एनल ब्लीडिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा एनल ब्लीडिंग होती है, पॉसिबली लीडिंग टू एनीमिया, इतना एनल ब्लीडिंग हो जाती है कि व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है, एनीमिया मीन्स लॉस ऑफ ब्लड, अगर ये सीवियर कंडीशन में तो। और आगे चल के ये इन्फेक्शन को क्रिएट करती है, ठीक है, आपके आसपास एनस में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत भयंकर कंडीशन है पाइल्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है क्या, फेसल इनकंसिस्टेंट। फेसल इनकंसिस्टेंट मीन्स होता है आप अपने बाउल मूवमेंट को रोकने में अनएबल होते हैं, ठीक है। स्टूल लीक्स फ्रॉम द रेक्टम विदाउट वार्निंग, आपको इतना ज्यादा पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ गई तो आपका स्टूल बिना वार्निंग के ही बाहर निकलने लगता है, ठीक है। और फेसल इनकंसिस्टेंट समटाइम कॉल्ड बाउल इनकंसिस्टेंस, ठीक है, मीन्स इसको हम इनकंटिनेंस बोलते हैं, कंटिनेंस बोलते हैं बाउल इनकंटिनेंस, ठीक है। और फिस्टुला हो जाता है, फिस्टुला को जनरली हम भगंदर बोलते हैं, अगर आप उसकी भाषा में देखें तो आयुर्वेद की भाषा में, ठीक है। फिस्टुला पाइल्स से भी भयानक रूप है, ये अंदर की तरफ जाकर
अंदर के एरिया को, आसपास के एरिया को क्षति पहुंचाता है और उस कंडीशन में ऑपरेशन या सर्जरी करनी पड़ती है। फिस्टुला आपके एनल के आसपास के जितने भी हिप्स का रीजन है उसको इम्पैक्ट करता है। बहुत भयंकर कंडीशन होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है strangulated hemorrhoid in which anal muscle cut off blood supply to hemorrhoids, ठीक है। स्टेगुलेटेड हेमोराइड मतलब क्या होता है, जब हमारी एनल मसल जो होती है वो ब्लड सप्लाई को बंद कर देती है, कट ऑफ कर देती है ब्लड सप्लाई। मींस अलग अलग तरीके से हमें पाइल्स की कंडीशन होती है। मेनली मैंने आपको बताया इंटरनल अगर होता है तो आगे चलकर ये सीवियर बन जाता है, जिसको हम एनल फिस्टुला भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कारण की। तो क्या क्या कारण भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम द कॉज ऑफ कोलाइटिस इज नॉट, अच्छा एक सेकेंड रुको, मैं ये हो गया ना, एक सेकेंड एक सेकेंड। अच्छा कोलाइटिस वाला इसमें वो हो गया ना, मैं आपको बताती हूँ। हाँ ये है कॉज, कोलाइटिस वाले में ये वाला कॉज लगा देंगे, ठीक है। ये है कॉज इसका। पाइल्स रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज्ड प्रेशर इन लोअर रेक्टम। किसकी वजह से होता है, जब हमारे लोअर रेक्टम पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो इसकी वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। लगातार किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसको पाइल्स होने के चांसेस है। द ब्लड वेसल अराउंड द एनस एंड रेक्टम विल स्ट्रेच अंडर प्रेशर। जो आसपास की ब्लड वेसल होती है आपके एनस और रेक्टम के पास की, वो स्ट्रेच करती है और स्वेल और बल्ज कर देती हैं और पाइल्स को फॉर्म करती है। किस वजह से होता है ये, या तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से होगा या तो क्रोनिक डायरिया की वजह से होगा। बार बार आपको जब जाना पड़ेगा स्टूल पास करने तो आपकी लाइनिंग में बार बार क्या होगा, खिंचाव महसूस होगा, जिसके वजह से भी आपको ब्लड निकलने लगेगा, रगड़न होगी, फ्रैक्शन होगा। ठीक, ज्यादा वेट उठाने से भी पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जो जिनको पाइल्स है वो अगर ज्यादा वेट उठाते हैं, ज्यादा ट्रैवल करते हैं, लंबे समय तक बैठते हैं तो उनको पाइल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेनिंग व्हेन पासिंग स्टूल, स्टूल पास करते समय जब हम बहुत फोर्स लगाते हैं तब भी पाइल्स होने के चांसेस है। प्रेगनेंसी के दौरान भी थोड़ा बहुत मात्रा में लेडीज को पाइल्स हो जाता है, ठीक है। इसके रिस्क फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर्टेन फैक्टर में इंक्रीज अ पर्सन्स रिस्क ऑफ डेवलपिंग पाइल्स, ठीक है। जैसे कि प्रेगनेंसी मैंने आपको बताया, अप टू 50% ट्रस्टेड सोर्स ऑफ पीपल एक्सपीरियंस ह्यूमराइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मीन्स देखा गया कि प्रेगनेंसी के दौरान चूंकि बेबी है पेट में तो बार बार कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ऑन द पेल्विस, पेल्विस में ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अ पर्सन हैविंग अ हायर ब्लड वॉल्यूम एंड हायर इंसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन, ब्लड प्रेशर और पेल्विस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से इसमें पाइल्स होने के चांसेस है। दूसरा एज, पाइल्स आर कॉमन इन ओल्डर एडल्ट्स। ओल्डर एडल्ट्स की हम बात करें तो ये कॉमन है। अराउंड हाफ ट्रस्टेड सोर्स ऑफ पीपल ओवर द एज ऑफ 50 डेवलप पाइल्स। मीन्स 50 साल के ऊपर के लोगों को पाइल्स डेवलप होने के चांसेस है। दूसरा वेट, रिसर्च का मानना है कि जिनका वेट बढ़ता है उनको भी पाइल्स होने के चांसेस है। दूसरा डाइट, अगर आपकी डाइट में लो फाइबर है, ठीक है, लो फाइबर होने की वजह से भी पाइल्स डेवलप हो सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया? हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ मैम आ रही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं। एक बार मैंने आप लोग को पाइल्स का बता दिया, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया था इसका कॉज, कोलाइटिस का। तो एक बार हम कोलाइटिस का कॉज पढ़ लेंगे। कॉजेज ऑफ कोलाइटिस इंक्लूड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वायरस, एक तो वायरस की वजह से होता है। दूसरा फूड पॉइजनिंग ड्यू टू बैक्टीरिया की वजह से, कॉर्न डिसीज की वजह से। अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। लैक ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से हो सकता है। तो ये मैंने आप लोग को जो ऊपर इसके टाइप पढ़ाए थे वही टाइप इसके कॉज भी बन सकते हैं। सिम्टम, एब्डोमिनल पेन जो मैंने आपको बताया था, जो कि आता जाता रहता है। ब्लडी स्टूल मीन्स कोलाइटिस में भी कभी कभी आपको स्टूल के साथ ब्लड देखने को मिलता है, इतनी मात्रा में नहीं जितना पाइल्स में। पाइल्स में बहुत ज्यादा ब्लड लीकेज हो जाता है और व्यक्ति को चक्कर जैसी कंडीशन भी आती है, ठीक है। फिर आता है सिम्टम्स में कांस्टेंट अर्ज टू हैव बॉयल मूवमेंट, बाल मूवमेंट करने के लिए बार बार जाना पड़ सकता है, जिसको हम टेनिसमस बोलते हैं। और बाउल मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से डिहाइड्रेशन होता है। और डायरिया, क्योंकि डायरिया के दौरान वाटर आपका जितना है बॉडी का सब बाहर निकलने लगता है, ठीक है। दूसरा आपको फीवर भी हो सकता है।
तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको होती हैं, मैम ठीक है। कॉन्स डिजीज है वो क्या है? क्या? मैम कॉजेस में जैसे कॉन्स डिजीज है वो क्या है? क्रोन डिसीज मैंने आप लोग को कल बताई थी। क्रोन डिसीज जनरली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड डिसीज होती है, ठीक है। मैंने आप लोग को कल एक डिसीज में बताया, बताइए, याद है? कल पढ़ाया था मैंने, ठीक है। जिसमें आपका बॉल मूवमेंट की वजह से आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी लाइनिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज होती है, क्रोन डिसीज। आपके बोवल में, बोवल जिसको हम जनरली इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसकी डिसीज, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और जिससे आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग क्या होती है, कट होने लग जाती है, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। ओके। अब हम बात करते हैं यौगिक मैनेजमेंट फॉर गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, डायरिया एंड ह्यूमरॉइड। कॉन्स्टिपेशन मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था, ठीक है। तो गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, डायरिया, ह्यूमरॉइड अभी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। और पेप्टिक अल्सर का मैं आप लोग को अलग से पढ़ाऊंगी, इसमें नहीं, अलग से, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो लास्ट में मैं उसको लूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो डाइट में है जनरली, अगर हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस की, कोलाइटिस की, डायरिया की, ठीक है, तो ये सारे मैक्सिमम टाइम पर ऐसी डिसीज हैं जो कि पित्त या फिर वात बढ़ने की वजह से होती हैं, ठीक है। तो पित्त और वात बढ़ने की वजह से अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें हम कफ वाली चीजों को जनरली कंसीडर करते हैं, जैसे मधुर हो गया, आंवला हो गया, लवण। नेक्स्ट हो गया फ्रूट्स में बनाना। बनाना में हाई लेवल ऑफ पोटेशियम पाया जाता है and help to replace nutrition your body has lost because of diarrhea। पोटेशियम खाने से, चूंकि डायरिया या कोलाइटिस की कंडीशन में मैंने आपको बताया, बार बार आपको जाना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए। गैस्ट्राइटिस में भी सेम कंडीशन होती है और ह्यूमरॉइड में भी, कि आपको बार बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, जिससे आपकी बॉडी से पोटेशियम का लेवल बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे न्यूट्रिशन का लॉस्ट हुआ होता है डायरिया में, उसको हम लेते हैं किसके द्वारा? बनाना के द्वारा। इसीलिए इसमें आप लोगों को वो क्या कहते हैं, घोल आता है ना, क्या नाम बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइट्स का घोल आता है, वो आप लोगों को दिया जाता है कि उसमें सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, सारे सोडियम पोटेशियम उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आप कोलाइटिस की कंडीशन है अगर, तो आप किसी भी व्यक्ति को मिल्क या खिचड़ी दे सकते हैं खाने के लिए, मीन्स हल्का फूड आप देंगे खाने को, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर बहुत कंडीशन गई भी थी, मीन्स बिल्कुल एकदम सीवियर कंडीशन में। फिर हम बात करते हैं आसनास की। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद, आसना दैट ओपन दिस एरिया विल रिलीज हीट एंड टेंशन, देयर आर हेल्प टू डिक्रीज पित्त। मीन्स ऐसे आसन करना है जो आपके इस एरिया को, पेल्विक एरिया को खोलते हो और रिलीज, जो कि आपके जो हीट होती है या टेंशन होती है, इस सबको क्या करते हो, ठीक करते हो और आपके पित्त को कम करने वाले हो, ऐसे आसन हमें करने चाहिए, ठीक है। देयर फोर बैक बेंड्स, सबसे स्पेशली वन ऑफ द बेली, आर द ग्रेट फॉर पित्तास। मीन्स अगर हम बैकवर्ड बेंडिंग आसन करते हैं तो वहां से पित्त को वो रिड्यूस करता है, ठीक है। जैसे कि भुजंगासन हो गया, कोबरा पोस्चर, धनुरासन, मत्स्यासन, एज वेल एज साइड बेंड एंड ट्विस्ट आसन। ट्विस्टिंग आसन सबसे बेस्ट माना जाता है अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है। अब ड्यूरिंग द प्रॉब्लम आप ये सारे आसन नहीं करवाओ किसी व्यक्ति को, उसके पहले आगे पीछे आप ये आसन करवा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है प्यूरिफिकेटरी मेथड। तो सबसे अच्छा अगर हम बात करें आयुर्वेद में, तो पित्त को कम करने के लिए जो कराया जाता है पंचकर्म, वो होता है विरेचन, ठीक है। वमन किसके लिए होता है? कफा। वमन पित्त के लिए होता है ना। वमन कफ के वो लिए। तो पित्त और कफा के कफ लिए। दोनों को करता है ना। कफ और पित्त के लिए होता है ना। मेनली किसके लिए होता है? कफों के पित्त लिए के होता लिए है होता है मेन। मतलब। मैम कफ के पित्त लिए होता है। निवारक ऐसा लिखा है ना मैम, उनके परिणामों में कफ पित्त निवारक। हाँ, कफ पित्त निवारियत, लेकिन मेनली वो कफ को दूर करता है, ठीक है, अगर हम बात करें तो। लेकिन जब सबसे मेन इंपॉर्टेंट हम बात करें पित्त के लिए तो विरेचन है, ठीक है। फिर आता है वस्ती। तो वस्ती से वात की समस्याएं दूर होती है, तो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो विरेचन और वस्ती हमें उनको देना चाहिए। नेति देना चाहिए स्ट्रेस फ्री करने के लिए। पित्त बढ़ता है, नेति करने से पित्त का लेवल भी कम होता है हमारे शरीर में, ठीक है। और टेंशन रिड्यूस होती है, टेंशन या स्ट्रेस नहीं रहता। फिर हम बात करते हैं प्राणायाम की। तो प्राणायाम में एक ऐसा प्राणायाम जो आपके दोनों तरीके के स्वर को क्या करे, बैलेंस करे। तो वो प्राणायाम कौन सा है आपका, नाड़ी शोधन प्राणायाम। फिर आपको चूंकि पित्त बढ़ा हुआ है इन सारी कंडीशन में, तो आपको शीतली और शीतकारी प्राणायाम देने हैं। भ्रामरी देना है फॉर स्ट्रेस रिलीफ। अगर कोई भी पर्सन पाइल्स से परेशान है ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, किसी किसी को पाइल्स डायरिया की वजह से होता है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से है तो भस्त्रिका प्राणायाम करवाएंगे, ठीक है। रिलैक्सेशन और मेडिकेशन टेक्निक में, क्योंकि ये पित्त प्रवर्धक सारी हैं, ठीक है, तो इसमें हम अंतर्मौन, सोहम और योग निद्रा करवा सकते हैं। तो ये कुछ यौगिक मैनेजमेंट है आपके गैस्ट्राइटिस सारे डिसीज के, ठीक है। आया समझ में? यस मैम। चलो एक सेकेंड मुझे देखने दीजिए, आप लोग का नेक्स्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी आज न्यूरोसिस और साइकोसिस, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से हैं। तो एक बार हम पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद ये सब देखेंगे कि है क्या। रुको, मैम इसमें डायरिया की वजह से का क्या बताया आपने, क्या कराना चाहिए? डायरिया की वजह से नहीं, अगर आपको पाइल्स कॉन्स्टिपेशन की वजह से है तो भस्त्रिका करवाना चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैंने डायरिया सुना इसलिए। कोई बात नहीं। अब हम बात करते, देखिए मस्कुलोस्केलेटल मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, आज हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। इसमें एक बचेगा पेप्टिक अल्सर, याद रखिएगा, कोई भी मुझे मैसेज करके बोल देना पेप्टिक अल्सर बचा है, ठीक है। दूसरा मस्कुलोस्केलेटल हम इसके बात कराएंगे। आज हम न्यूरोलॉजिकल पढ़ेंगे ये होता क्या है, ठीक है। तो मे भी आज न्यूरोलॉजिकल मैं कंप्लीट करा दूं आपको, ठीक है। तो एक सेकेंड रुकिए, न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आज हम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, ठीक है। दिख रही है स्क्रीन? जी मैम। मैम ठीक दोनों है, कंप्लीट करवा दोगे आज? जितना हो जाएगा उतना कंप्लीट करा दूंगी 6:30 तक। मैम करवा देना। हाँ ठीक है, चलिए। वैसे भी आज 12 तारीख हो गई, फिर एक बचेगा, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 दिन में। चलो, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट माइग्रेन। सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल या साइकोटिक डिसीज की, ठीक है। साइकोटिक डिसीज और न्यूरोलॉजिकल डिसीज में सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल की बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा माइग्रेन। माइग्रेन आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ये एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसीज है दैट कॉज अ वेराइटी ऑफ सिम्टम्स, जिसमें बहुत सारे सिम्टम होते हैं। मेनली जो देखा जाता है होता है थ्रोम्बिंग। थ्रोम्बिंग मीन्स आपका जनरली एक अगर हम बोले तो, अरे इसको क्या तो बोलेंगे हिंदी में, हिंदी में नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है, इसमें बताऊंगा जब मुझे याद आएगा। अर्धशीशी बोलते हैं शायद। धड़कना बोलते हैं चीजों का, ठीक है। थ्रोम्बिंग मीन्स होता है धड़कना या मूवमेंट किसी चीज का, ठीक है। साइड तो ब्लड साइड एकदम। हाँ, तो जब किसी व्यक्ति को माइग्रेन की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में ऐसा लगेगा कि आपके सर की जो नस है उसमें धड़क धड़क या धड़कने टाइप कुछ महसूस होगा, पल्सिंग महसूस होगी कि पल्स हो रहा है, इसको हम बोलते हैं माइग्रेन। इसमें जनरली आपको थ्रोम्बिंग या पल्सिंग हेडेक होगा, वो भी वन साइड। माइग्रेन को अगर हम बात करें आयुर्वेद में तो इसको बोलता है अर्धभेदक। मीन्स आपके ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, अर्धभेदक मीन्स ब्रेन के एक हिस्से में दर्द होना, ठीक है, अर्धभेदक बोला जाता है। तो ये वन साइड होता है आपके हेड में। योर माइग्रेन विल लाइकली टू गेट वर्स विथ फिजिकल एक्टिविटी। ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, जैसे कुछ लोग एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, इसलिए माइग्रेन में रिलैक्स कराया जाता है, ठीक है। माइग्रेन जनरली अगर आप बात करें तो ये त्रिदोषज डिसीज है। मीन्स इसमें तीनों दोष प्रिडोमिनेंट हो सकते हैं। जनरली पित्त बहुत जगह लिखा है, आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो कफ और वात की वजह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो माइग्रेन है ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी के साथ, लाइट के साथ, साउंड के साथ और स्मेल्स के साथ क्या होती है, बढ़ती है। अगर आप ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जहां पर आपका पित्त बढ़ रहा है,
ठीक है, या बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा साउंड है, और ऐसी कुछ कुछ स्मेल्स की वजह से भी माइग्रेन होता है। इट में लास्ट एटलीस्ट 4 आवर और इवन डेज। ठीक है, ये कंटिन्यू 4 आवर्स तक भी होता है और कुछ कुछ दिनों तक रहता है। मेनली जो फीमेल्स होती हैं पीरियड्स के दौरान माइग्रेन को, जिनको है ऑलरेडी, उनको और दिक्कत हो जाती है माइग्रेन की। ठीक है, पीरियड्स के पहले से लेकर ड्यूरिंग द पीरियड्स उनको प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, अबाउट 12% ऑफ अमेरिकन्स हैव दिस जेनेटिक डिसऑर्डर। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो अमेरिका में इसको जेनेटिक डिसऑर्डर बोला गया है कि अगर किसी के माँ या पापा को है तो बच्चे को हो सकता है। ठीक है, रिसर्च में देखा गया कि इट्स द 6th मोस्ट डिसेबलिंग डिसीज इन द वर्ल्ड, कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में, भारत में नहीं विश्व में अगर हम देखें तो ये 6th मोस्ट डिसेबलिंग डिसीज 6th नंबर पे है, शायद अभी बढ़ गया है, इसका 5th पे आ गई है शायद। ठीक है, सिम्टम ऑफ माइग्रेन हेडेक इंक्लूड। अब देखिए माइग्रेन हेडेक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हेडेक के अलग अलग टाइप है। आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो इसको आपको शिव सूलम में बताया गया है कि ये होता क्या है। 12 तरीके के हेडेक बताया गया, उसमें 11 तरीके के। ठीक है, लेकिन अगर हम जनरली पढ़े तो टेंशन हेडेक होता है, एक हेडेक होता है, एक होता है आपका स्ट्रेसफुल हेडेक और दूसरा होता है आपका माइग्रेन हेडेक। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसलिए इसको हम माइग्रेन हेडेक बोलते हैं। पहला तो सेंसिटिव, अगर किसी को माइग्रेन है तो उसको लाइट से सेंसिटिविटी होगी, नॉइज से और एडोर्स में होता है स्मेल से सेंसिटिविटी हो जाएगी। ठीक है, नोजिया और वॉमिटिंग होगी, अपसेट स्टमक और एब्डोमिनल पेन होता है, भूख नहीं लगती है, कभी कभी तो बहुत ठंडी लगती है, कभी कभी एकदम गर्मी और स्वेटिंग आने लग जाती है। पेल स्किन कलर, आपके स्किन का कलर थोड़ा पीलापन आ जाता है, पेलर हो जाता है। इतना थकान लगती है सर दर्द की वजह से, व्यक्ति बहुत टायर्ड फील करता है। फिर डिजीनेस, चक्कर आता है, ब्लड विजन हो जाता है माइग्रेन में। टेंडर स्केल्प्स, जो आपके स्केल्प्स होते हैं जनरली उसमें टेंडरनेस आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके माइग्रेन में होता है। ठीक है, टेंडर स्केल्प्स लॉस इसमें ऑफ होता है। एपेटाइट मींस मैम? लॉस ऑफ एपेटाइट मीन भूख नहीं लगती, एपेटाइट मीन्स होता है भूख। ठीक है, जी मैम। इसका मतलब होता है टेंडरनेस मीन्स होता है कोमलता। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट होता है डायरिया। बहुत सारे केसेस में रेयरली डायरिया होने के चांसेस है और बहुत सारे केसेस में फीवर भी हो जाता है, रेयर केसेस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके अलग अलग फेज है माइग्रेन के, 4 फेज मेनली होते हैं। ठीक है, तो इसका आप देखेंगे चारों सीवियरिटी दी हुई है। फर्स्ट अगर आप देखो कॉलम वाइज तो पहला है टाइम, कितने टाइम तक होता है, दूसरा बना है सीवियरिटी कितनी है, तीसरा लिखा है सिम्टम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें पहला होता है प्रोड्रोम। ड्रोम मतलब होता है सिम्टम। ठीक है, प्रोड्रोम मीन्स सबसे पहला सिम्टम क्या है। तो माइग्रेन के 4 फेज में सबसे पहला होता है प्रोड्रोम, जो कि 3 आवर्स से सेवरल डेज तक बना हुआ होता है। प्रोड्रोम येलो कलर से आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? जी जी मैम। मैम। ठीक है, मैम दिख रहा है। तो ये अगर किसी व्यक्ति को होता है तो इसके 4 फेजेस में होता है। पहला फेज में 3 आवर से कुछ समय तक बना रहता है, इसको हम बोलते हैं प्रोड्रोम। जैसे कि मान लीजिए मुझे आज स्टार्ट हुआ माइग्रेन, मुझे 3-4 दिनों तक बना रहेगा, इसको हम बोलेंगे प्रोड्रोम। और इसी को ही हम प्रो हेडेक भी बोलते हैं, प्रो मॉनिटरी फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसके सिम्टम क्या क्या हैं तो देखिए, सबसे पहले तो होता है, एक सेकेंड कहाँ चला गया, एक सेकेंड रुकना, ये जूम नहीं हो रहा है। हाँ, इसके सिम्टम में अगर आप देखेंगे प्रोड्रोम के तो सबसे पहले आता है, किसी भी व्यक्ति को अगर ये है तो व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम होगा कंसंट्रेट करने में, चिड़चिड़ापन लगेगा और डिप्रेशन जैसी फीलिंग आएगी उसको, बोलने में और पढ़ने में डिफिकल्टी होगी, सो नहीं पाएगा व्यक्ति, और बार बार सोएगा तो नहीं लेकिन बार बार जौहाई या यॉर्निंग आएगी, नोजिया जैसी फीलिंग होगी, फटीग, नोसे में चक्कर आना, फटीग, और लाइट से सेंसिटिविटी होगी और साउंड से। फूड की क्रेविंग हो, किसी लोग को खट्टा खाने का मन करेगा, अचानक से मीठा खाने का मन करेगा, तो अलग अलग फूड क्रेविंग्स होती है।
और यूरिनेशन बढ़ जाता है। मसल में स्टिफनेस, जनरली शोल्डर के पास, कमर के पास आपको स्टिफ फील होगा, और नेक के पास, नेक में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ जाती है माइग्रेन वालों को। तो ये इसको हम प्रोड्रोम फेज बोलते हैं। दूसरा फेज जो 5 to 60 मिनट तक चलता है, मतलब मान लीजिए मुझे आज से स्टार्ट हुआ, आज से 5 दिन तक मेरा प्रोड्रोम चल रहा है, इस बीच में ही मुझे ऑरा हो सकता है। ऑरा मीन्स जिसमें इंटेंस पेन हो, मीन्स ज्यादा तो नहीं लेकिन इंटेंस पेन हो, मैम जो ज्यादा ही फॉर्म, जूम हो गया है ये, क्या, ज्यादा नहीं मैं जूम बता, हो मैं जूम कर करके बता रही हूँ आपको, ठीक है। पहला 5 to 40 मिनट का होता है जिसको हम बोलते हैं ऑरा। अब इसके सिम्टम क्या क्या है, तो ऑरा इसीलिए बोला जाता है, जब आप ऑरा की बात करें तो आप येलो कलर या ब्राइटनेस की बात करते हो, है ना। ऑरा बहुत कम टाइम पे देखा जाता है लेकिन बहुत लोगों को होता है ये ऑरा। जनरली माइग्रेन में हाई फेज है, ठीक है। ये जनरली सभी लोग को नहीं होता, किसी किसी लोग को होता है ये, ठीक है। ऑरा में क्या होता है, व्यक्ति को ऐसा लगेगा डॉट्स दिखेंगे, फ्लैशिंग डॉट दिखेंगे, स्पार्कल्स और लाइट मीन्स अगर वो आंख खोलेगा अपना तो आसपास लगेगा लाइट्स जल रही है। लाइट जल मीन्स जैसे आप लोगों को ऑरा देखा होगा ना भगवान भगवान की फोटो में पीले कलर का ऑरा रहता है, उस तरीके से दिखेगा। आपको आंख के सामने ब्लाइंड स्पॉट्स दिखेंगे, मतलब आपको अंधेरा अंधेरा सा छा जाएगा आंखों के सामने, नम और थिंगलिंग स्किन हो जाएगी, सुन्न पड़ जाएगी स्किन, मीन्स काम नहीं करेगी। स्पीच चेंजेस होगी, बोलने में थोड़ा सा, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं तो फिर भी ठीक बोल रही हूँ, लेकिन और भी चीजें क्या होता है, आपको जब माइग्रेन होता है तो आप थोड़ा सा स्पीच में चेंजेस कर देते हैं। फिर आता है रिंगिंग इन योर ईयर्स, ऐसे लगेगा कि आपके कान में कुछ बज रहा है, टिनीटस बोलते हैं जिसको, कान में सारा कुछ झनझन 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 सी आवाज आ रही, ठीक है। और टेम्परेरी विजन लॉस हो जाता है, मीन्स टेम्परेरी विजन लॉस मीन्स थोड़ा थोड़ा जगह पर आपको एकदम से दिखना बंद हो जाएगा। सीइंग वेवी और जैक्ड लाइन मीन्स आपको वेव्स दिखेंगी, जैक्ड जिगजैग लाइन दिखेंगी, और आपके स्मेल में और टेस्ट में चेंजेस आ जाएंगे। कुछ फनी फीलिंग्स आएंगी कि मुझे ये करना है, मुझे घूमना है, इधर जाना उधर, ये सारी फीलिंग्स आती है ऑरा के टाइम पर, और ये जनरली सभी लोगों में नहीं देखा जाता, किसी किसी लोगों में होता है। एक नेक्स्ट होता है इसका हेडेक, जिसको हम, हाँ, जो थर्ड सीवियरिटी लेवल है ये हेडेक है, और ये सबसे सीवियर होता है। इस टाइम पे व्यक्ति सबसे ज्यादा पेन महसूस करता है, ठीक है। और ये 4 hours to 72 hours में एक दिन से लेकर, सॉरी, 4 घंटे से लेकर 2 दिन तक बना रह सकता है ये हेडेक, ठीक है। प्रोड्रम मीन्स कभी कभी लोगों को होता रहेगा, ऑरा मीन्स 5 to 60 मिनट के लिए ऐसा लगेगा कि कुछ दिख रहा है वो नहीं, लेकिन जो हेडेक है वो जनरली 4 hours to 72 hours बना रहता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी व्यक्ति को सेंसिटिविटी होगी लाइट से, नॉइज से और एडोर से, नोजिया और वॉमिटिंग होगी, स्टमक अपसेट होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, इसमें व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी, ठीक है। और वार्म महसूस होगा, स्वेटिंग और चिल्स जो इसमें भी था। फिर पेल स्किन कलर होगा और टायर्ड फीलिंग होगी, स्पीच चेंजेस होगी, सेम है पहले वाले जैसे, ठीक है। डिजीनेस और ब्लड विजन होगा, टेंडर स्कैल्प होगा, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा क्या होगा, सेम पहले जैसा है, प्रोड्रोम जैसा ही है, लेकिन इसमें आपको मेनली क्या होगा, डायरिया की कंडीशन आ सकती है और फीवर की, रेयरली। और इसमें क्या होगा, पेन इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, मीन सीवियरिटी सबसे ज्यादा होगी पेन की, ठीक है। फिर आता है पोस्ट्रोम, जिसको हम बोलते हैं माइग्रेन हैंगओवर। जैसे ही माइग्रेन थोड़ा सा ठीक होता है उसके बाद की कंडीशन इसको हैंगओवर, जैसे कि कोई कोई लोग ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक के बाद जो सुबह नशा पता चलता है हैंगओवर लगता है, वही है माइग्रेन हैंगओवर, ठीक है। ये 1 to 2 days होता है। इसमें बीइंग अनेबल टू कंसंट्रेट, व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं कर पाता, डिप्रेस्ड फील करता है और थका महसूस करता है, ठीक है। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, चीजों को समझ नहीं पाता, और जब चीजों को जैसे कि आप लोगों देखोगे, बहुत लोगों ने सुना होगा, जैसे कुछ लोग भांग भी लेते हैं, ठीक है, या बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, तो वो लोग समझ नहीं पाते कि दूसरे दिन हो क्या रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, फीलिंग यूफोरिया, यूफोरिया मीन्स प्रसन्नता बढ़ जाएगी, हैप्पीनेस एकदम बढ़ जाएगी, एकदम उल्लास महसूस होगा, अच्छा ऐसा हो गया, ये हो गया होगा, मतलब वो ज्यादा ही खुश हो जाएंगे। तो मूड्स में चेंज आते रहते हैं माइग्रेन के उसमें, ठीक है। तो ये 4 फेज आप लोग याद रखिएगा, मेनली सिम्टम तो मुझे नहीं लगता पूछेगा, लेकिन आपसे फेज पूछ सकते हो, और इन सब में सारों फेज में सबसे सीवियर जो है वो हेडेक वाला फेज होता है, ठीक है। चलिए
अब हम इसके कारण की बात करते हैं कि इसके कॉज क्या क्या है। आवाज आ रही है? यस जी मैम। मैम। ओके, ठीक है। इसकी कॉज की अगर हम बात करें, कहाँ गया, हाँ, कॉज की अगर हम बात करें तो माइग्रेन कॉज आर एन फुली अंडरस्टूड, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आयुर्वेद में पढ़ोगे तो इसको कफ और वात रिलेटेड बोला जाता है, लेकिन आयुर्वेद में भी कफ वात बोला गया, लेकिन पित्त वाली स्पाइसी चीज खाने से भी बढ़ता है ये, ठीक है। तो इसके कॉज जनरली अंडरस्टैंड नहीं किए गए हैं, फिर भी कुछ जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर बताए गए हैं कि हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो चेंजेस इन ब्रेन स्टेम एंड इट्स इंटरेक्शन विद द ट्राइजेमिनल नर्व। ब्रेन स्टेम कौन कौन सी होती है बताइए? पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड वो सेरिब्रम। मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ये हमारे जो ब्रेन स्टेम है वो हमारे ट्राइजेमिनल नर्व से जुड़ी हुई होती है। ट्राइजेमिनल नर्व सबसे ज्यादा फैली हुई नर्व्स है जो हमारे फेस पे पाई जाती है। इस ट्राइजेमिनल नर्व के पाथवे में अगर चेंजेस आ जाती है, ठीक है, मीन्स किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, तो आपको माइग्रेन होने के चांसेस है। और आपको दूसरा, किसी तरीके से आपके ब्रेन केमिकल्स जो होते हैं, जैसे सेरोटोनिन हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ केमिकल्स या डोपामिन की अगर आप बात करो, न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनमें अगर चेंजेस या इम्बैलेंस आता है, विच हेल्प्स रेगुलेट पेन इन योर नर्वस सिस्टम। सेरोटोनिन क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम में पेन को रेगुलेट करने का काम करता है, लेकिन इसका लेवल अगर इम्बैलेंस हो गया तो क्या होगा, आपको माइग्रेन होने के चांसेस है, ठीक है। अब बताया गया रिसर्चर्स आर स्टडीइंग द रोल ऑफ सेरोटोनिन इन माइग्रेन, अदर न्यूरोट्रांसमीटर प्ले द रोल, जैसे कि कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, ये सीजीआरपी एक न्यूरोट्रांसमीटर है और एक सेरोटोनिन हार्मोन, ये दोनों माइग्रेन बढ़ाने के लिए ज्यादा जिम्मेदार माने जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके कॉज मैम हैं जनरली। जी मैम। मैम एक बार बता दीजिए, और जैसे अपने ट्राइजेमिनल नर्व्स हमारे फेशियल मसल्स पे ज्यादा है, उसके बाद फिर एक बार प्लीज बताइए। ट्राइजेमिनल नर्व या अगर ब्रेन स्टेम के पाथवे में किसी तरीके के इंटरेक्शन में क्या होता है, चेंजेस आ जाती हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपको माइग्रेन हो सकता है, क्योंकि ट्राइजेमिनल मीन्स अगर आपको दांत में दर्द है या कान में दर्द है या ट्राइजेमिनल नर्व सही तरीके से सिचुएटेड नहीं है, क्या कुछ धक्का लग गया, तो इसके वजह से आपको माइग्रेन हो सकता है, ठीक है। ओके। और ठीक है। मैम फिर सेरोटोनिन का? सेरोटोनिन आपका हार्मोन है, जनरली ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी काम करता है, ये ब्रेन केमिकल है, ठीक है। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन स्लीप रेगुलेट करते हैं, वैसे ही सेरोटोनिन मेनली आपके पेन को भी रेगुलेट करता है। इसमें इम्बैलेंस आ जाता है तो भी आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट पड़ता है और आपको माइग्रेन हो सकता है, ठीक है। ओके मैम। चलिए अब हम इसके कुछ ट्रिगर पॉइंट की बात करते हैं। तो माइग्रेन ट्रिगर्स में सबसे पहले मैंने बताया हार्मोनल चेंजेस इन वुमेन। तो वुमेन्स में हार्मोनल चेंज उनके प्यूबर्टी के दौरान या कोई भी चीजें होती हैं या पीरियड्स होता है हर मंथ, तो उसके दौरान उनका हार्मोन में चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में माइग्रेन बढ़ने के चांसेस ज्यादा देखे जाते हैं। फिर जब व्यक्ति ड्रिंक करता है या बहुत स्ट्रेस लेता है, सेंसरी स्टिमुलाई, सेंसरी मीन्स जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं उनको स्टिमुलेट करने वाले जो चीजें होती है, जैसे कि साउंड हो गया, ठीक है, और स्मेल हो गई, नॉइज हो गया, तो ये सारे सेंसरी स्टिमुलाई कहलाते हैं। फिर स्लीप चेंज, जो व्यक्ति सही तरीके से सोता नहीं है या फिर जिसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, उनको भी माइग्रेन हो सकता है या माइग्रेन बढ़ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही है मैम। आ यस रही मैम। है? समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। सेंसरी स्टिमुलाई मीन्स होता है सेंसेस को जो स्टिमुलेट कर दे। और सेंसेस कौन कौन से होते हैं? 5 सेंसेस होते हैं हमारे, ईयर, नोज, आईज, ठीक है, स्किन। अब इनको जो स्टिमुलेट कर दे, तो नॉइस की वजह से हमारा ईयर स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से ट्राइजेमिनल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। आंख की वजह से, आंखों पे लाइट्स की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सेंसरी स्टिमुलाई भी माइग्रेन को बढ़ा सकते हैं। अगर आप सही तरीके से सो नहीं रहे हैं तो भी आपको माइग्रेन हो सकता है, इंसोम्निया की वजह से।
ठीक है। मेडिकेशंस कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा लेते हैं स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, तो भी प्रॉब्लम होती है। और नेक्स्ट फूड से रिलेटेड, हेलो। मैम जैसे कि स्क्रीन पे भी पढ़ते हैं तो आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, तो उससे भी हो जाता है। हाँ हो सकता है बिल्कुल, ठीक है, उससे भी होता है। लेकिन माइग्रेन और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, किसी किसी को सडन हो जाता है हेडेक की वजह से, किसी किसी को लंबा टाइम लगता है उनके नर्व्स में चेंजेस की वजह से। कुछ कुछ लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ लेते हैं तो भी ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है। फिर आता है फूड। मैंने बताया आपको कि अगर हम आयुर्वेद की देखें तो उसमें कफ पित्त बताया गया है, लेकिन जनरली स्पाइसी फूड लेने से भी या गैस बन गई तो भी माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर आप स्किप करते हो फूड, खाना टाइम से नहीं लेते हो, जनरली माइग्रेन की प्रॉब्लम उनको होती है जो भूखे पेट ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो भूखे पेट नहीं रहना चाहिए, माइग्रेन वाले को व्रत भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले षटकर्म, और सबसे पहले षटकर्म में है नेति, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइग्रेन के लिए। ये आपके नेजोलेक्रिमल डक्ट को रिलैक्स करता है, आपके आंख को भी, आपके साइनसेस को भी रिलैक्स करता है। किसी किसी को साइनस की समस्या है तो भी माइग्रेन का पेन उठ सकता है, हेडेक से फिर माइग्रेन का पेन उनको उठ सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, सॉरी, नेति सबसे बेस्ट मानी जाती है। दूसरी होती है कुंजल, ठीक है। कुंजल भी आपके लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि कुंजल से आपका जो क्या कहते हैं, हमारे जो दोष हैं, ठीक है, वो ठीक होते हैं। फिर शंख प्रक्षालन करने से, तो इससे हमारा कफ ठीक होता है। मेनली कफ अगर सर में बढ़ जाए, या पित्त का लेवल, या वात का लेवल, क्योंकि इसको त्रिदोषज बोला जाता है, तो तीनों में किसी में भी अगर इम्बैलेंस आ जाए तो ये समस्या जो है हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्राणायाम की, सॉरी आसन की। आसन में हम माइग्रेन में अगर हम बात करें तो पादहस्तासन ब्रेन की तरफ ब्लड का फ्लो करता है, पद्मासन, वीरासन, अधोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन जो हमारे ब्रेन की तरफ ब्लड का फ्लो करे सही तरीके से, ऐसे आसन हमें करने चाहिए। मार्जरी आसन। अब देखिए माइग्रेन में आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को आप डायरेक्ट मेडिटेशन कराओ या भ्रामरी प्राणायाम करवाओ तो उस व्यक्ति को माइग्रेन का पेन बढ़ सकता है, ठीक है, भ्रामरी से भी। क्योंकि माइग्रेन में जो लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं, थॉट प्रोसेस बहुत चलती है, तो वो लोग भ्रामरी में सही तरीके से नहीं कर पाते प्रैक्टिस, ठीक है। तो ऐसे लोगों को नाड़ी शोधन पहले आपको कराना चाहिए, और माइग्रेन में सबसे बेस्ट भी भ्रामरी है, ठीक है। लेकिन चीज ये है कि आपको थॉट प्रोसेस थोड़ा सा क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नाड़ी शोधन सबसे पहले करवाना चाहिए। अब चूंकि माइग्रेन अगर कफ की वजह से है, ठीक है, तो कफ की समस्या को दूर करने के लिए भी, एक सेकेंड रुकिएगा। हेलो, सॉरी फॉर डिले, एक्चुअली समवन केम, दैट्स व्हाई। ओके, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को?
यस मैम। यस सर। ओके, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम में आप नाड़ी शोधन बेस्ट है जो कराएंगे। अब देखिए, भ्रामरी तब तक अच्छा है, सॉरी तब तक अच्छा नहीं है जब तक थॉट आए। एक बार व्यक्ति अगर अपने थॉट पे कंट्रोल कर ले तो भ्रामरी प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम माना जाता है स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए। ठीक है, तो भ्रामरी प्राणायाम माइग्रेन में बेस्ट प्राणायाम माना गया है। कफ के बढ़ने से अगर माइग्रेन है तो भस्त्रिका प्राणायाम बेस्ट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में हम शवासन और योग निद्रा कराएंगे। ठीक है, इसमें भी आपको गाइडेड करवाना है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स देना बहुत जरूरी है माइग्रेन वालों को, एज दे हैव मैनी टेंशंस। तो आप लोगों को उसमें रिलैक्सेशन टेक्निक देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये माइग्रेन का कुछ मैनेजमेंट था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेंशन हेडेक की। आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में माइग्रेन और टेंशन हेडेक, ठीक है, एपिलेप्सी, ये सारी चीजें हैं। तो मैं आप लोगों को टेंशन हेडेक अभी पढ़ाने जा रही हूँ। इसको पढ़ाने के पहले आप लोग पहले एक डायग्राम देख लीजिए। इस डायग्राम दिख रहा है आपको? जी हेलो? मैम। ठीक है, ये डायग्राम देखेंगे आप तो हेडेक के 4 टाइप यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, पहला होता है साइनस। आप लोग को व्यक्ति का चेहरा दिख रहा होगा, जहां जहां पर पैरानेजल साइनस होता है उस जगह पर वहां पर दर्द होता है। दूसरा होता है क्लस्टर। क्लस्टर मीन्स ग्रुप, और ये सारा ग्रुप बन के एक आंख के पास जब दर्द होता है उसको क्लस्टर बोलते हैं। तीसरा होता है टेंशन हेडेक, जिसमें आपके फ्रंटल लोब में पेन होता है। माइग्रेन आप देखिए एक साइड व्यक्ति को पेन होता है। तो ये 4 तरीके के हेडेक होते हैं। अब हम माइग्रेन पढ़ चुके हैं, टेंशन हेडेक के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, टेंशन हेडेक क्या होता है? टेंशन हेडेक को हम TTH बोलते हैं, मींस टेंशन टाइप हेडेक इज अ जनरली अ माइल्ड टू मॉडरेट पेन। ये जनरली माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है दैट ऑफन डिस्क्राइब एज फीलिंग लाइक टाइट बैंड। आपके सर में अगर कोई टाइट बैंड बांध दे, ऐसी फीलिंग आपको होती है, मींस आपके हेडेक में टाइट बैंड की तरह फीलिंग होती है। अटेंशन टाइप हेडेक इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक, बहुत कॉमन है, मैक्सिमम लोगों को ये होता है। ठीक है, जो बहुत रात तक काम करते हैं या फिर बहुत टेंशन लेते हैं, बिजी लाइफ है, तो ये टेंशन टाइप हेडेक मैक्सिमम लोगों को होता है। इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो इसमें सबसे पहले तो व्यक्ति डल हो जाता है। किसी भी व्यक्ति का सर दर्द है तो डल होगा ही, या याद रखिए। दूसरा, हेड में पेन होता है, एक्किंग मींस पेन होना। ठीक है, फिर टाइटनेस लगती है आपके फोरहेड में, अक्रॉस द फोरहेड आपको प्रेशर महसूस होता है, और द साइड एंड बैक साइड ऑफ हेड। तो आपको टाइटनेस महसूस होती है हेड में कि एकदम रिलैक्स करना है इसको, तो आप मालिश वालिश करते रहते हो। ठीक है, आंख के ऊपर दर्द होगा, आंख नहीं खुलेगी आपकी, टेंडरनेस होगी आपके स्कैल्प्स में। ठीक है, फिर होता है आपका नेक और शोल्डर मसल्स में टेंडरनेस आ जाएगी। तो ये आपकी कुछ इसके सॉरी हाँ, टेंडरनेस में कोमलता आ जाएगी, नरम नरम लगेगा आपको। ठीक है, तो टेंडरनेस आपके स्कैल्प में, नेक में और शोल्डर मसल में होगा। इसको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं टेंशन टाइप हेडेक को। आवाज आ रही है? जी हेलो? मैम। ठीक है, टेंशन टाइप हेडेक के 2 टाइप होते हैं। पहला तो होता है एपिसोडिक और दूसरा होता है आपका क्रोनिक। 2 तरीके के पाए जाते हैं, एपिसोडिक और क्रोनिक। ठीक है, एपिसोडिक टेंशन टाइप हेडेक क्या होता है? द हेडेक दैट कैन लास्ट फ्रॉम 30 मिनट्स टू वीक, जो 30 मिनट से वीक तक चलता रहता है, एपिसोड्स में आता है। फ्रीक्वेंट एपिसोडिक टेंशन टाइप हेडेक्स अकर लेस देन 15 डेज अ मंथ फॉर लीस्ट 3 मंथ, मीन्स ये आपके 15 डेज से कम दिनों तक स्टार्ट होके मंथ तक बना रहता है, मीन्स एपिसोड्स के रूप में आता रहता है। ठीक है, फ्रीक्वेंट एपिसोडिक टेंशन टाइप हेडेक में बिकम क्रोनिक। यही टेंशन अगर बार बार होती है तो ये क्रोनिक बन जाती है। ठीक है, क्रोनिक मीन्स ज्यादा हो जाती है, एपिसोडिक मीन्स एक एक करके एपिसोड्स आ रहे हैं। आप लोग सीरियल देखते होंगे तो एपिसोड 1 एपिसोड 2, तो वैसे ही अभी हुआ पेन, फिर थोड़ा दिन बाद ठीक हो गया, फिर हो गया 5-6 दिन बाद फिर ठीक हुआ, फिर 7-8 दिन बाद, ऐसे करके 3 मंथ तक लगातार बना रहता है। क्रोनिक टेंशन टाइप हेडेक क्या होता है? लास्ट आवर्स एंड में बी कंटिन्यूस, ये आवर्स तक बना रहता है और कंटिन्यूस रहता है।
If your headache occurs 15 or more days a month, at least 3 months, they are considered chronic. अगर आपको यही दर्द कंटिन्यू बना रहा है, एपिसोड्स में ना आए, एपिसोडिक में क्या होता था, अभी आ रहा था फिर ठीक हो जा रहा था, फिर आ रहा था ठीक हो जा रहा था, लेकिन क्रोनिक में क्या होता है, 15 दिन से स्टार्ट होकर 3 मंथ तक कंटिन्यू बना रहे, ठीक है, तो इसको हम क्रोनिक टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या क्या है, इसका भी कारण नॉट नोन, कुछ पता नहीं है, लेकिन इसका कुछ कारण बताते हैं कि जो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो हमारी मसल पाई जाती है, कौन कौन सी, फेस की मसल, नेक मसल, स्कैल्प मसल, इन सब में क्या आता है, इन सब में मिसमैच या चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, और इसकी वजह से आपके इमोशन भी चेंज होते रहते हैं, टेंशन और स्ट्रेस बढ़ता है आपको। तो मैम इन्होंने बोला क्रोनिक में लाइक 3 मंथ तक लगातार पेन रहेगा? हाँ, कंटिन्यू होना था, क्रोनिक हो गया तो मतलब पर डे आपको पेन रहेगा ही रहेगा। क्रोनिक मीन्स माने बता रहा है कि पुराना होता है ना, तो मतलब ये पुराना देखो मैं बता रहा हूँ, पूरा पूरा दिन? नहीं सुनो, एपिसोडिक मतलब मान लीजिए आज मुझे पेन हुआ, 2-3 दिन ठीक हो गया, फिर चौथे दिन पेन हो गया, ठीक है, फिर ठीक रहा, फिर 5वें दिन पेन हो, मीन्स मुझे ये हो रहा है, लेकिन डेज को छोड़ छोड़ कर हो रहा है, 30 मिनट हुआ फिर छोड़ के हुआ। क्रोनिक में क्या होगा, कंटिन्यू 15 दिन तक बना है पेन, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कंटिन्यू 15 दिन तक बना है, तो उसको हम क्रोनिक में कंसीडर करते हैं। कोई भी अगर आप साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल डिसीज पढ़ो, कोई भी डिसीज अगर 15 से 1 महीने तक रहती है कंटिन्यू, तभी हम उसको क्रोनिक में कंसीडर करते हैं। तो आपको 15 और मोर डेज अ मंथ की, एक मंथ में आपको 15 दिन से ज्यादा होता रहे, एक मंथ की बात करें, और यही चीज आपको 3 मंथ तक हो, तब हम इसको क्रोनिक टेंशन बोलते हैं। सेम डिसीज लॉन्ग डेज के लिए ज्यादा मंथ तक हो, जैसे मुझे इस महीने 15 दिन तक दर्द हुआ, फिर अगले महीने मुझे 15 दिन से ज्यादा दर्द हुआ, फिर अगले महीने मुझे 15 दिन तक दर्द हुआ, तो 15 दिन मैक्सिमम है, मतलब मिनिमम है कि 15 दिन दर्द होगा ही, और वो भी 3 मंथ तक, तब मैं इसको क्रोनिक बोलूंगी। लेकिन एपिसोडिक में ऐसा नहीं होता, इसमें 30 मिनट होगा, 15 दिन तक नहीं होगा, आज होगा कल नहीं होगा, परसों होगा नरसों नहीं होगा, ऐसे होगा, 15 दिन तक कंटिन्यू नहीं रहेगा, लेकिन क्रोनिक में कंटिन्यू बना रहेगा 15 दिन तक, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके ट्रिगर्स की। तो स्ट्रेस इज अ मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड ट्रिगर फॉर टेंशन टाइप हेडेक। स्ट्रेस लेने से होता है, किसी भी चीज का स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, कि मुझे काम है, मुझे असाइनमेंट लिखना है, मुझे ऑफिस में जाना है, तुरंत काम करना है, स्ट्रेस की वजह से ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब इसका यौगिक मैनेजमेंट बताया गया, तो यौगिक मैनेजमेंट में षटकाम में बताया गया जल नीति, सूत्र नीति और कपाल भाती, ठीक है। जल नीति बेस्ट माना जाता है, किसी भी तरीके का हेडेक है आपको तो। कपाल भाती जो कि बोला ही गया है, कपाल की शाइनिंग में, हेड की शाइनिंग के लिए होता है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। फिर आता है आसन, आसन में टीटी के हमारे जितने हैं तीनों, वो आप करवा सकते हैं हेडेक के लिए। शशांक आसन बेस्ट होता है क्योंकि टेंशन को रिलीफ करता है। पादहस्तासन और सर्वांगासन, सर्वांगासन बहुत कम कंडीशन में करवाते हैं, अगर व्यक्ति करने की कंडीशन में हो तो, ठीक है, क्योंकि हेड की तरफ फ्लो जाता है ब्लड का, तो सर्वांगासन आप जब व्यक्ति की कंडीशन को देखकर करवाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। तो प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शोधन बेस्ट माने जाते हैं, और अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करवा रहे हो तो उसको आप षणमुखी मुद्रा के साथ करवाओ, ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। फिर मेडिटेशन में आप सोहम मेडिटेशन करवा सकते हैं, और रिलैक्सेशन में योग निद्रा, तो बहुत कॉमन चीज है जो आप इसके लिए करवाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा यहाँ तक हो गया 2 डिसऑर्डर जो कि न्यूरोलॉजिकल हैं। अब हम बात करते हैं एपिलेप्सी की। एपिलेप्सी पढ़ा के मैं आप लोगों को साइकेट्रिस्ट के बस बताऊंगी ये दोनों होते क्या अलग अलग, ठीक है। अब हम बात करते हैं एपिलेप्सी की। तो एपिलेप्सी जिसको हम जनरली मिर्गी भी बोलते हैं, ठीक है। एपिलेप्सी इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज अनप्रोवोक्ड रिकरेंट सीजर। देखिए सीजर मतलब क्या होता है, यहाँ पर सीजर मीन्स होता है करंट लगना, ठीक है। हमारा जो ब्रेन होता है उसमें बहुत सारे नर्व्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब ये जो नर्व्स होती हैं एक दूसरे से जब टकराती हैं
तो ये क्या करती हैं, हमारे ब्रेन में एक करंट पैदा करती हैं जिसको हम बोलते हैं सीजर। उस करंट की वजह से मिर्गी के दौरे पड़ते हैं लोगों को। तो एपिलेप्सी इज अ क्रोनिक कंडीशन दैट कॉजेज अनप्रोवोक्ड रिकरेंट सीजर, मीन्स तुरंत होने वाला सीजर, इसलिए लोगों को झटके पड़ते हैं मिर्गी के। A seizure is a sudden rush of electrical activity in brain. ब्रेन की सडन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी या सीजर बोलते हैं। ठीक है, एपिलेप्सी इज फेयरली कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट 65 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड। इतने लोगों को ये समस्या होती है। इन द यूनाइटेड स्टेट इट अफेक्ट्स अबाउट 3 मिलियन पीपल। ठीक है, anyone can develop epilepsy but it's more common in young children और older adults में इसको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। it occurs slightly more in males में एपिलेप्सी की कंडीशन ज्यादा देखी गई है। ठीक है, ठीक है, अगर आप मेल्स की बात करें तो, और माइग्रेन की कंडीशन जनरली फीमेल्स में देखी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एपिलेप्सी इज अ कॉमन, सॉरी हाँ यही सेम चीज ऊपर से नीचे आ गई है। अब हम बात करते हैं इसकी सिम्टम क्या क्या है। तो एपिलेप्सी के सिम्टम में अगर हम बात करें तो सीजर इसका मेन सिम्टम। सीजर में झटके पड़ना, झटके पड़ने को हम सीजर बोलते हैं, जनरली झटके आते हैं लोगों को। सिम्टम्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सीजर। हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से सिम्टम देखने को मिलते हैं सीजर के अकॉर्डिंग। सीजर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला होता है फोकल, जिसको हम पार्शियल सीजर भी बोलते हैं। ठीक है, पार्शियल सीजर क्या होता है, अ सिंपल पार्शियल सीजर डजंट इन्वॉल्व लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इस कंडीशन में व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस में रहता है, जागृत अवस्था में रहता है, उसको पता होता है क्या क्या चीजें चल रही हैं, इसलिए इसको हम पार्शियल बोलते हैं। पार्शियल मीन्स पार्ट्स, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जब किसी को फोकल सीजर होता है तो इस कंडीशन में जो सिम्टम देखने को मिलते हैं उसमें है आपका अल्टरनेशन ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, मीन्स टेस्ट में चेंजेस आएगा, स्मेल में चेंजेस आएंगे। ठीक है, स्मेल सही तरीके से नहीं आएगी, मीन्स राइट स्मेल नहीं करेंगे। साइट में, आंखों में अच्छे तरीके से दिखेगा नहीं। हियरिंग और टच, मीन्स जितने भी हमारे सेंसरी स्टिमुलाई हैं सारे वो अफेक्ट करेंगे। ठीक है, उनमें किसी न किसी तरीके का अल्टरनेशन पाया जाएगा। फिर डिजीनेस होगी, डिजीनेस मीन्स थकान लगेगी। फिर टिंकलिंग एंड ट्विचिंग ऑफ लिम्स, मीन्स आपके हाथ पैर में झुंझुनाहट महसूस होगी। ठीक है, और कभी कभी ट्विस्टिंग सी लगेगी, ऐसा लगेगा ट्विस्ट हो रहा है, ऐठन सी लग रही है। ठीक है, दूसरा इसमें बताया गया, ये तो हो गया आपका असिंपल पार्शियल सीजर। अब फोकल सीजर या पार्शियल सीजर के दो टाइप हैं, एक तो होता है सिंपल पार्शियल सीजर, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। समझ में आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, अभी हम सीजर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है एपिलेप्सी का, इसके टाइप में पहला टाइप है फोकल, जिसको हम पार्शियल बोलते हैं, और उसी पार्शियल के दो टाइप हैं, एक तो सिंपल पार्शियल सीजर, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, हमारा जो अवेयरनेस है वो लॉस हो जाती है। पहले वाले में कॉन्शियस रहते हैं हम, लॉस ऑफ अवेयरनेस इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन दूसरे वाले में हमारी अवेयरनेस चली जाती है, हमें पता नहीं होता क्या चल रहा है हमारे आसपास, मछली की तरह जो लोग तड़पने लग जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कुछ सिम्टम्स रहते हैं, स्टेरिंग ब्लैंकली, लोग कोई व्यक्ति आपको कंटिन्यूसली देखता जाएगा, उसको पता नहीं होगा क्या कर रहा है, देखेगा देखेगा कंटिन्यू किसी एक जगह पर देखते रहेगा। और अनरिस्पॉन्सिवनेस, देखेगा देखेगा पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, और एक ही मूवमेंट को बार बार करेगा। जैसे बर्तन धोने गया तो बर्तन धोते रहेगा धोते रहेगा धोते रहेगा, थाली लेने गया तो बार बार आएगा उसको रखेगा, मीन्स चीजों को बार बार परफॉर्म करेगा। अपनी कॉन्शियसनेस को व्यक्ति भूल जाएगा कि है क्या। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको देख रहा है तो वो कंटिन्यू देखता ही रहेगा आपको। ठीक है, अब आता है जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर इन्वॉल्व द होल ब्रेन, इसमें सारा ब्रेन जो है वो आता है। ठीक है, जनरलाइज में मीन्स सारे ब्रेन, जो ब्रेन की एक्टिविटी पूरी इन्वॉल्व करती है, मीन्स आपका पूरा ब्रेन इसमें जाता है, इसको हम बोलते हैं जनरलाइज सीजर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो हमारे सीजर हैं इसका ट्रिगरिंग क्या है। ठीक है, व्हाट ट्रिगर्स एन एपिलेप्टिक सीजर, क्या क्या ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है,
तो इसमें सम पीपल आर एबल टू आइडेंटिफाई थिंग्स और सिचुएशन दैट कैन ट्रिगर सीजर। किसी लोगों ने बताया कि क्या क्या चीजें। पहली बात तो सीजर किस वजह से होता है? स्लीप ना लेने की वजह से। अगर आप सही तरीके से नहीं सोते, बहुत इंपॉर्टेंट है नींद लेना, अगर आप सही तरीके से नींद नहीं लेते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है आपको, ठीक है। दूसरा, किसी किसी को फीवर लंबे समय तक बना रहता है, इलनेस और फीवर की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ब्राइट लाइट्स, बहुत ज्यादा लोग हमेशा लाइट में रहते हैं, फ्लैशिंग लाइट्स में रहते हैं, और बहुत सारे, तो उनको क्या होता है, ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। मीन्स ट्रिगरिंग पॉइंट होती है। अगर आप बहुत ज्यादा लाइट में रह रहे हो तो आपको कंडीशन हो सकती है। अगर आप कैफीन का कंजप्शन ज्यादा कर रहे हो, अल्कोहल ज्यादा ले रहे हो, या मेडिकेशन और ड्रग्स ज्यादा ले रहे हो, तब भी आपको ऐसी कंडीशन होती है। अगर आप मील को स्किप कर रहे हो, ठीक है, ओवर ईटिंग कर रहे हो, या तो स्किप कर दो या तो बहुत ओवर ईटिंग करो, या स्पेसिफिक फूड इंग्रेडिएंट्स ही आप बार बार ले रहे हो, तो मीन्स कुछ कुछ होते हैं जो इसको कॉज करते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से एपिलेप्टिक सीजर हो सकता है। एक सेकेंड रुकिएगा। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। मैम पानी आपने पी। एक बोला सिंपल और एक बोला कॉम्प्लेक्स और एक बोला जनरलाइज। हाँ, जनरलाइज में पूरे ब्रेन की एक्टिविटी ही खराब हो जाती है, ठीक है। ओके। देखो, ये जनरली जो जनरलाइज्ड है वो आप लोगों को बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। इसको हम टोनिक क्लोनिक सीजर भी बोलते हैं। इसमें भी आप लोगों, इसमें जनरली क्या होता है, मैंने बताया लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो होती है कॉम्प्लेक्स की तरह, लेकिन इसमें वॉयलेंट मसल कॉन्ट्रेक्शन, बहुत ज्यादा ब्रेन में मसल कॉन्ट्रेक्शन होने लग जाता है, ठीक है। समझ में आया? और वो कंडीशन कब होती है जनरलाइज वाली? जब किसी व्यक्ति को बहुत लो ब्लड शुगर है या हाई फीवर है। हाई फीवर के कंडीशन में ये सारी कंडीशन जनरली होती है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं, सॉरी मैं आपको बताई थी स्किपिंग द मील्स। जब आप मील स्किप करते हो, ओवर ईटिंग करते हो, या कुछ स्पेसिफिक फूड इंग्रेडिएंट, जैसे कि आप कॉफी बहुत ले रहे हो, चॉकलेट बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हो, शुगर या स्वीट्स मैक्सिमम, मतलब वही चीजें ज्यादा ले रहे हो, ज्यादा सॉल्ट ले रहे हो, ज्यादा स्पाइसेस ले रहे हो, या एनिमल प्रोटीन ले रहे हो, तो इसकी वजह से आपको सीजर हो सकता है, क्योंकि ये आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कभी कभी आपके बॉडी पे एलर्जिक रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से भी सीजर होता है। मेनली ये बच्चों में देखा जाता है कि वो जब ईटिंग अच्छे से नहीं करते तो उनको कंडीशन होती है, ठीक है। अब इसका कारण क्या बताया गया? फॉर 6 out of 10 people with epilepsy, the cause can't be determined. cause नहीं बताया गया। A variety of things can lead to seizure. बहुत सारी चीजें जो सीजर को लीड कर सकती है, जैसे कि ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, ब्रेन इंजरी होने से। दूसरा, स्केरिंग ऑन द ब्रेन आफ्टर अ ब्रेन इंजरी, मीन्स पोस्ट ट्रोमेटिक एपिलेप्सी। किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया हो जिससे उसको ट्रोमा लग गया हो, ट्रोमा में सदमा लग गया हो, उन सदमे की वजह से भी ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। फिर आता है सीरियस इलनेस, किसी व्यक्ति को बहुत सीरियस इलनेस हो जाए उसकी वजह से भी होता है, और ज्यादा फीवर हो, मीन्स हाई फीवर या स्ट्रोक हो जाए उसकी वजह से भी ये कंडीशन होती है। फिर स्ट्रोक विच इज लीडिंग कॉज ऑफ एपिलेप्सी इज मोर ओवर एज 35, मैक्सिमम 35 की एज वालों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और कुछ वेस्कुलर डिसीज अगर रहती है, वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल से रिलेटेड डिसीज हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम होती है। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन ब्रेन में हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर और सिस्ट, तो कुछ ऐसी समस्याएं जो ब्रेन को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से हो सकता है। डिमेंशिया और एल्जाइमर डिसीज, डिमेंशिया मीन्स चीजें याद ना रहना, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन, ये जो डिमेंशिया और अल्जाइमर है मेनली वृद्ध लोगों को होती है समस्याएं। फिर मैटरनल ड्रग यूज, मैटरनिटी के टाइम पे लोग जनरली ड्रग का यूज करते हैं। और प्रीनेटल इंजरी, प्रीनेटल मैंने आप लोग को पढ़ाया था, प्रीनेटल और पोस्टनेटल याद है? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, ठीक है, डिलीवरी के प्रेगनेंसी के पहले और बाद में, डिलीवरी के हाँ बाद में। ठीक है। तो उसके टाइम पे अगर कुछ इंजरी हो गई तो, और ब्रेन का माल फॉर्मेशन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एट बर्थ, बर्थ के समय पे ऑक्सीजन की कमी हो गई तो भी आगे चल के एपिलेप्सी हो सकता है।
इन्फेक्शियस डिसीज जैसे आपका हो गया एड्स और मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजाइटिस मीन्स क्या होता है? मेनिंजस मीन्स क्या होता है? ब्रेन की वो ब्रेन की फ्लूइड होता है मैम, फ्लूइड में सूजन आ जाती है ना फ्लूड। मेनिंजस मीन्स ब्रेन का फ्लूड। मैम, एक ब्रेन की फीवर लेयर है होता है मैम। जिसे मस्तिष्क फीवर बोलते हैं। ब्रेन लेयर्स, ब्रेन की लेयर्स को मेनिंजस बोलते हैं, और उसमें अगर स्वेलिंग आ जाए तो उसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। फिर जेनेटिक और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर न्यूरोलॉजिकल डिसीज, जिसके वजह से भी आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका मैनेजमेंट। तो एपिलेप्सी मेनली मैम ब्रेन की समस्या। इसमें मैम मैम मेनिंजाइटिस के लिए क्या रीजन हो सकता है? लाइक साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम, या मतलब मेंटली आदमी कुछ सोचता है, या फिर फिजिकली भी कुछ इफेक्ट्स हो सकते हैं? फिजिकली मीन जनरली फ्लूइड बढ़ जाता है, ठीक है। किस वजह से बढ़ता है मैम? कॉज इसके मेनली मेनिंजाइटिस का कॉज बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं अगर वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वो स्वेलिंग या फिर इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देते हैं। जो बैक्टीरिया या वायरल इन्फ्लामेशन हो गए तो हमारे, या कोई इंजरी हो गई, या किसी को कभी कैंसर है, या कभी ज्यादा ड्रग्स ले लिया, मीन्स कोई दवाई ले ली, उसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। ओके मैम, ओके। हम्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें हम सबसे पहले जो देंगे षटकर्म में कपालभाति, क्योंकि हमारे ब्रेन को पूरे तरीके से एक्टिवेट करता है। जलनेति भी आप इसमें दे सकते हैं। आसन में ताड़ासन, उत्तान आसन, अधोमुखासन, विपरीत करनी, जो हमारे ब्रेन की तरफ ब्लड का फ्लो सही से करे, और ब्रेन में ज्यादा इलेक्ट्रिकल, जो हमारा क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रिकल करेंट्स है वो भी कम करे। ऐसी चीजों को हमें करना चाहिए, ठीक है। शीर्षासन करना चाहिए, पवन मुक्तासन करनी है, और मत्स्यासन। ये ब्लड का फ्लो सही तरीके से करते हैं, और ऑक्सीजन का भी। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये समस्या हो रही है, तो ऑक्सीजन का फ्लो और ब्लड का फ्लो बढ़ने से आपका ब्रेन सही तरीके से काम करता है, ठीक है। फिर प्राणायाम। प्राणायाम में अनुलोम विलोम बेस्ट बताया गया। भ्रामरी, भ्रामरी भी आपके ब्रेन को एक्टिवेट करता है अच्छे तरीके से। कपालभाति तो षटकर्म में है, ठीक है। और उद्गीत, उद्गीत आप लोगों ने उपनिषदों में पढ़ा होगा, छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। तो उद्गीत की आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी ये ठीक होता है, ठीक है। हेलो। मैम उद्गीत वही ओम के उच्चारण को बोल रहे हैं ना? हाँ, ठीक है मेरी, हाँ, मैम। सर की बेटी को ही है, लेकिन योग से ठीक हो जाता है मैम? क्या? ये एपिलेप्सी योग से ठीक हो जाता है? नहीं, ये जो हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं, दैट्स हम्म, दैट्स अ अल्टरनेटिव थेरेपी फॉर द ऑल द डिसीजेस, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि केवल योग करो और मेडिसिन ना दो तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। योग हमेशा अल्टरनेटिव थेरेपी की तरह काम करता है। जैसे टेंशन या हेडेक हो गया, इसमें तो योग योग पूरा करोगे तो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन एपिलेप्सी में आपको मेडिकेशन के साथ ये सारी चीजें करनी है। समझ में आया? जी। ठीक है, मैम ओके। कपालभाति तो ट्रिगर कर सकता है ना मैम, बिकॉज इट्स स्ट्रोक्स ट्रिगर्स द सीजर्स। डिपेंड्स कि अगर कपालभाति, अगर आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन आपकी कपालभाति से ही फुलफिल होगी, ठीक है। तो कपालभाति बेस्ट माना जाता है उसमें, अगर आपको है। वैसे तो अगर हम देखें तो ये जो ट्रिगरिंग है या जो भी ट्रिगर्स हो रहे हैं, ये हमारी वायु की वजह से थोड़ी होते हैं, वो इलेक्ट्रिक्स की वजह से होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को हम ब्रेन की एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करके करेंगे। कपालभाति के समय हमारी बॉडी तो एक्टिवेट होती है पर ब्रेन रिलैक्स होता है, ठीक है। समझ में आया? ओके मैम। ठीक है। मैंने ये सुना था कि मतलब ये कपालभाति से ट्रिगर हो जाता है, इसलिए मैंने पूछा। डिपेंड्स, वही मैंने बोला आपको, डिपेंड्स। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो तो आप करवाओगे, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन ठीक है और एक्टिविटी ज्यादा है, तब आप कपालभाति नहीं करवाएंगे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, इस पे काम भी हो चुका है, मैम मतलब ये तो कुछ कुछ साल, हाँ। 20 साल पहले ये मेनिंजाइटिस का इंजेक्शन आया है, तो इससे ये प्रिकॉशन होता होगा, ये सूजन इससे? किससे? फिर से बोलिए एक बार। मैम 2000 साल में
2000 के करीब ना ये मेनिंजाइटिस के जो बच्चों में इंजेक्शन दिए जाते हैं ना, तो ये प्रिकॉशनरी होते हैं कि वो ना हो कुछ? ना हो इसीलिए होता है। अब जनरली हमको हाँ, सेफ्टी। बचपन में हर मंथ में इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन ना हो इसलिए उसके वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। इसको हम मेनिंजोकोकल वैक्सीनेशन भी बोलते हैं, जो 11 से 12 साल के बच्चों को दिए जाते हैं, ठीक है। और इसकी बूस्टर डोज भी दी जाती है जी 16 जी। साल में बच्चों को, ठीक यस है। तो यस ना यस। हो ठीक है। इस वजह से ये दिया जाता है, ब्रेन सही तरीके से काम करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। कहाँ गया? हाँ, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब बस मैं आपको साइकेट्रिक डिसऑर्डर और ये जो हमारे डिसऑर्डर है क्या कहते हैं, न्यूरोसिस और साइकोसिस, दो तरीके की चीजें होती है, इनमें डिफरेंस बताऊंगी बस आपको, ठीक है। कि ये होता क्या है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर में न्यूरोसिस आता है, एंजाइटी डिसऑर्डर आते हैं, फोबिया आता है और डिप्रेशन आता है, ठीक है। न्यूरोसिस मीन्स जहां पर आपको किसी भी ज्यादा कंडीशन ना हो, आपको पता रहे कि आपको कंडीशन हो क्या रही है। साइकोसिस में आपको वो सारी कंडीशन नहीं पता होती। तो जितने हम पढ़ेंगे ना अभी साइकेट्रिक डिसऑर्डर, एंजाइटी, फोबिया और डिप्रेशन, ये सारे न्यूरोसिस के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। इसमें जो नहीं आता वो सिजोफ्रेनिया, और हमको सिजोफ्रेनिया नहीं पढ़ना है क्योंकि साइकोसिस डिसऑर्डर तो हम योग से ठीक भी नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति अपने जागृत अवस्था में रहता ही नहीं है, ठीक है। तब हम बात करते हैं न्यूरोसिस और साइकोसिस की। न्यूरोसिस पढ़ेंगे सबसे पहले होता क्या है। तो माइल्ड फंक्शनल न्यूरोसाइक्लिक डिसऑर्डर, दैट माइल्ड मीन्स जिसमें आपका ब्रेन थोड़ा सा कम काम करे, ज्यादा नहीं लेकिन बहुत कम, ठीक है। मैनिफेस्ट themselves in specific clinical phenomena in the absence of physical phenomena। इसमें व्यक्ति जो है उसका न्यूरोसिस मीन्स आप केवल अपने चीजों को भूल नहीं रहे, आपकी जो डेली लाइफ है उसमें थोड़े से चेंजेस आ गए हैं, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर कॉन्सियस हो, ठीक है। साइकोसिस में क्या होता है, असीवियर मेंटल इलनेस। पहली वाली क्या है, माइल्ड है, ये क्या है, सीवियर है। कैरेक्टराइज बाय द लॉस ऑफ कांटेक्ट विथ रियलिटी, इसमें व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि रियलिटी क्या है, जिसको हम जनरली बोलते हैं पागल हो गया व्यक्ति, जिसको कुछ नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, अब क्या ड्रेस पहना हूँ, ड्रेस पहना भी हूँ कि नहीं पहना हूँ। ऐसी कंडीशन होती है साइकोसिस की, ठीक है। इसमें व्यक्ति को सोशल माल अडॉप्टेशन आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए सोशली आप कहीं जाएंगे, आप मंदिर जा रहे हो, ठीक है, तो आप साड़ी पहनोगे या आप शांत रहोगे। लेकिन जो व्यक्ति पागल, उसको पता ही नहीं है, वो क्या करेगा, वहां पर शोर करने लग जाएगा, ठीक है। बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, जो जैसे 25-26 साल का, वो शोर करने लग जाएगा, ठीक है। उसको पता नहीं है कैसे रहना है, कीचड़ फैलाएगा। तो ये सारे सोशल मेल अडॉप्टेशन वो करता है, सोशली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता सोसाइटी के द्वारा। न्यूरोसिस में नेक्स्ट बताया गया, द रियलिटी कॉन्टेक्ट प्रैक्टिकली रीमिंग इंटैक्ट, मीन्स रियलिटी कॉन्टेक्ट रहता है तो इट्स वैल्यू में भी क्वांटिटेटिव चेंज। मीन्स क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है रहेगा तो सोसाइटी के सामने रहेगा और उसका बिहेवियर ऐसा भी नहीं रहेगा कि सोसाइटी को परेशान करे, लेकिन उसके खुद के अंदर चेंजेस आएंगे, उसकी क्वालिटी में कुछ चेंज आ जाएगा, उसकी क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा, वो व्यक्तियों द्वारा दिखेगा नहीं। मान लीजिए किसी को डिप्रेशन है, अब हम सब बैठे हैं, हम सब में बहुत सारे लोग को किसी को डिप्रेशन है मान लीजिए, दिखता थोड़ी है वो, वी कैन नॉट एब्जॉर्ब दैट, मीन्स वो चीजें अगर है भी तो वो सोसाइटी को हार्म नहीं कर रही हैं, या आपको सोसाइटी में वो देखी नहीं जा रही हैं, आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर आप पागल हो जाते हैं या साइकोटिक प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया नेक्स्ट न्यूरोसिस में, कि डजंट अफेक्ट पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट नहीं करता, जबकि साइकोसिस में आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। द कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी इज पार्शली लॉस्ट, मीन्स पार्शली लॉस्ट होता है। द अफेक्टेड पर्सन अवेयर विथ हिज सराउंडिंग, उसको पता होता है आसपास क्या चल रहा है, बस पार्शली लॉस होता है, ठीक है। साइकोसिस में क्या होता है, द कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी इज कंप्लीटली लॉस्ट, द अफेक्टेड पर्सन डज नॉट अवेयर विथ हिज डिसऑर्डर, वो अपने बारे में उसको पता नहीं होता क्या चल रहा है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, देयर इज नो ऑर्गेनिक रीजन फॉर द कॉज ऑफ न्यूरोसिस, इसका कोई ऑर्गेनिक रीजन नहीं है, इट इज प्योरली फंक्शनल इलनेस, व्यक्ति फंक्शनल इलनेस उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे इसमें कि पैथोफंक्शनल एंड फार्माकोलॉजिकल चेंजेस आती है, व्यक्ति के पैथोलॉजी में चेंज आती है और पैथोफार्माकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं जो कि बॉडी के अंतर्गत चलते रहती है। ठीक है, फिर न्यूरोसिस में क्या बोला गया है, हेल्यूजन और डेलुसिनेशन इज नॉट प्रेजेंट, मींस डिल्यूजन। हेलुसिनेशन मींस भ्रम नहीं होता व्यक्ति को न्यूरोसिस में, लेकिन साइकोटिक कंडीशन में व्यक्ति को हेलुसिनेशन और डिल्यूजन दोनों कंडीशन होती है। न्यूरोसिस कंडीशन में व्यक्ति अपने आप को हार्म नहीं करता, उसको क्योंकि उसको पता होता है क्या चीजें चल रही हैं, लेकिन साइकोसिस में वो खुद को भी हार्म कर सकता है और दूसरों को भी हार्म कर सकता है। मींस वो चाकू अगर उसको दे दिया जाए तो वो खुद को मार भी सकता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, नेक्स्ट आता है आपका इन साइकोन्यूरोसिस लैंग्वेज एज सच इज अ नेवर डिस्टर्ब, मीन्स इसमें व्यक्ति की साइकोन्यूरस लैंग्वेज चेंज नहीं होती, लेकिन मीन्स वो उसका बात करने का तरीका नहीं बदलता, लेकिन साइकोसिस में ऐसी चीजें होती, वो कुछ भी बड़बड़ाता है, उसको पता नहीं होता। ठीक है, न्यूरोसिस में कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, तो इसमें आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन मतलब होता है एक काम को बार बार सोचना, कंपल्सन मीन्स करना, तो व्यक्ति एक ही काम को बार बार सोचता है और व्यवहार में वही चीज बार बार करता है। फिर सोमेटोफॉर्म डिसीज जो आपके शरीर को इम्पैक्ट करती है। डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, ये कुछ टाइप है आपके न्यूरोसिस के। साइकोटिक में क्या आता है, स्किजोफ्रेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर आर फ्यू टाइप ऑफ साइकोसिस। तो ये हमने केवल टाइप पढ़े हैं क्या क्या है। ठीक है, आगे मैं इसके कल आपको पढ़ाऊंगी ये है क्या क्या, एंजाइटी और फोबिया। तो ये कल आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक ही सिस्टम बचेगा मेरे ख्याल से, फिर तो आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैम इसके क्वेश्चंस कराइए ना। होंगे क्वेश्चंस, ठीक है, लास्ट में करवाऊंगी क्वेश्चन, 17 तारीख को या 18 को रखूंगी सोच रही हूँ। ठीक है, ओके मैम। ठीक है भाई, ठीक ओके। है, चलिए कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। Rub your both palm, put your palm on your eyes, now open your eyes। आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। लक्ष्मी साहू रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें प्लीज। लक्ष्मी आपको आवाज आ रही है? होस्ट कौन है भाई, नहीं तो ये चलता रहेगा कंटिन्यू।